नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम 2020 के लिए साइंस का 5वां मॉडल पेपर है वो हल करेंगे। यानी इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर है वो हल कर लिए हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक से पहले वाले मॉडल पेपर की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने रीट एग्जाम 2020 के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज ऑफिशियल सिलेबस पिछले बार के जो पेपर है वो हल से चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कल से हमें रीट एग्जाम 2020 के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए उन मॉडल पेपर की सीरीज को भी अवश्य देखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है और मैं उस क्वेश्चन का आंसर है वो अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है? यानी इनमें से किस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद में उस विधि का नियम या सिद्धांत है वो बताया जाता है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, ऑप्शन डी है ह्यूरिस्टिक विधि। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको निगमन विधि के बारे में बता दिया था। पूरा कंप्लीट डिटेल है वो निगमन विधि के बारे में दी थी। तो दोस्तों, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा आगमन विधि। यानी इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही होगा। यानी जिस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद में उसमें नियम या सिद्धांत बताया जाता है, तो दोस्तों वो विधि कौन सी है? वो विधि है आगमन विधि। दोस्तों, अगर हम आगमन विधि की बात करें तो इसके जनक या प्रतिपादक है वो है अरस्तु। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन इस प्रकार उठा लिया जाता है कि आगमन विधि के जनक है या प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अरस्तु है वो आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक है। दोस्तों, इस विधि है, ये विधि है वो बाल केंद्रित विधि है। इस विधि में जो प्राप्त ज्ञान प्राप्त होता है वो दोस्तों एक स्थायी ज्ञान है वो प्राप्त होता है और गणित में सूत्रों की स्थापना करने के लिए दोस्तों ये सबसे उपयुक्त विधि है वो मानी जाती है। और इस विधि के सहायता से दोस्तों बालकों में खोजी प्रवृत्ति का दोस्तों विकास होता है। तो दोस्तों, इससे मैंने आपको कई बातें बताई है कि आगमन विधि है, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद में इसमें नियम है वो बताया जाता है। इस विधि के प्रतिपादक या जनक है वो है अरस्तु। यह विधि है वो बाल केंद्रित विधि है। इस विधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दोस्तों वो अस्थायी होता है और इस विधि से दोस्तों बालकों में खोजी प्रवृत्ति का भी विकास होता है और गणित के सूत्रों की स्थापना करने के लिए दोस्तों यह सबसे उपयुक्त विधि है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आगमन विधि। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, विज्ञान की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए एकीकृत, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर है वो जरूर आता होगा। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। विज्ञान की प्रकृति है दोस्तों वो तार्किक होती है। अगर हम एकीकृत की बात करें तो ये दोस्तों एसएसटी जो सामाजिक अध्ययन है इसकी प्रकृति है वो एकीकृत होती है और सार्वभौमिक है दोस्तों ये प्रकृति होती है दोस्तों गणित की। तो दोस्तों, विज्ञान की प्रकृति वो होती है तार्किक। अगर हम विज्ञान की भाषा की बात करें तो दोस्तों विज्ञान की भाषा है वो प्रतीकात्मक और संकेतात्मक है, दोनों होती है। दोस्तों, विज्ञान की प्रकृति वो तो होती है तार्किक और इसकी भाषा है दोस्तों वो होती है प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक, दोनों प्रकार की इसकी भाषा है वो होती है। सेकंड क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 तो प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व का द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 12। तो इसके लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान संख्या होती है वो दोस्तों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। यानी कि किसी नाभिक के परमाणु में दोस्तों जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनका योग है यानी जोड़ है वो क्या होती है दोस्तों द्रव्यमान संख्या होती है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 11 और वही न्यूट्रॉन की संख्या है 12। इन दोनों का दोस्तों अगर हम योग करें तो ये होता है 23। यानी इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा बी। यानी तत्व में द्रव्यमान की संख्या कितनी है दोस्तों? वो है 23। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ लिया जाए कि किसी तत्व के परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो तो 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या वही 12 है, लेकिन आपको इस तत्व की बतानी क्या है? द्रव्यमान के अलावा दोस्तों इसमें आपको परमाणु संख्या बतानी है। तो दोस्तों इसकी परमाणु संख्या है वो हो जाएगी 11,
क्योंकि दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही होती है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 11। तो इसके लिए दोस्तों इसकी परमाणु संख्या वो कितनी हो जाएगी, 11 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि 11 नंबर का यह परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का है, उस तत्व का नाम है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 3 से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन 4 है, निम्न में से किस स्थान पर है वो गुरुत्व त्वरण है वो शून्य होता है। तो ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर, ऑप्शन सी है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी है समुद्र स्तर पर। तो कहाँ पर दोस्तों गुरुत्व त्वरण का मान है वो शून्य होता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर है दोस्तों वो गुरुत्व त्वरण का मान है वो शून्य होता है। वही दोस्तों अगर हम सतह से पृथ्वी की सतह से दोस्तों हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का मान है दोस्तों ये घटता जाता है। यानी कि हम पृथ्वी की सतह से जितने ऊपर जाएंगे दोस्तों गुरुत्व त्वरण का मान है उतना ही ये घटता जाएगा। और दोस्तों गुरुत्व त्वरण का मान है वो अधिकतम होता है दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवों पर है गुरुत्व त्वरण का मान है वो दोस्तों अधिकतम होता है। और अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर तो दोस्तों इसका मान है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम या मतलब सबसे कम है वो इसका मान है भूमध्य रेखा पर होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपना सी आंसर है वो सही हो जाएगा कि गुरुत्व त्वरण का सबसे मतलब त्वरण का मान शून्य है वो पृथ्वी के केंद्र पर होता है और अधिकतम दोस्तों इसका मान है वो ध्रुव पर होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव गुर्दों में पथरी है वो किसकी वजह से बनती है। ऑप्शन ए कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सोलेट, ऑप्शन सी है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो यानी सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो चाहे राजस्थान की एग्जाम हो। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सोलेट है दोस्तों, इसके कारण है वो मनुष्य के गुर्दे में दोस्तों पथरी बनती है। दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सोलेट है उसके कारण है दोस्तों ये पथरी है ये बनती है। दोस्तों आप एक बार इसको वापस बार बार इस नाम को रिपीट करिए ताकि आपको ये नाम है ये कंठस्थ है वो याद रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो किसके क्लोराइड लवण के कारण है दोस्तों दिखाई देता है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है स्ट्रासियम। तो दोस्तों जो आतिशबाजी के दौरान हमें हरा रंग है दोस्तों वो दिखाई देता है तो वो होता है दोस्तों बेरियम के कारण, यानी इसके लिए ऑप्शन सी बी है वो सही हो जाएगा। बेरियम के कारण है दोस्तों हरा रंग है वो दिखाई देता है। वही दोस्तों हम बात करें लाल रंग की तो दोस्तों लाल रंग है ये दोस्तों स्ट्रासियम के कारण है वो दिखाई देता है। यानी अपना क्वेश्चन 6 के लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, चाइनीज व्हाइट है ये किसका व्यापारिक नाम है। यानी आपको चाइनीज व्हाइट का जो रासायनिक नाम है वो बताना है। ऑप्शन ए है जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों ये जिंक व्हाइट है ये व्यापारिक नाम है दोस्तों, ये है जिंक ऑक्साइड का दोस्तों ये व्यापारिक नाम है, यानी इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों में रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnO। ये दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र होता है, ये चाइनीज व्हाइट व जिंक ऑक्साइड का दोस्तों रासायनिक सूत्र है वो है। वहीं दोस्तों हम जिंक सल्फेट की बात करें तो इसका ये व्यापारिक नाम किसका है दोस्तों, इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा सफ़ेद कशिश है दोस्तों, इसका व्यापारिक नाम है। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो दोस्तों ये होता है ZnSO4 और इसमें 7 है वो जल के अणु होते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि जिंक सल्फेट का व्यापारिक नाम वो होता है दोस्तों सफ़ेद कशिश और जो इसका सूत्र होता है ये होता है दोस्तों केलेस जिंक सल्फेट और इसमें दोस्तों 7 है वो जल के अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारकर्ता कौन है या इसके जनक है वो कौन है। ऑप्शन ए है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी है हेनीमैन, ऑप्शन सी है मैक्यूलन, ऑप्शन डी है हॉपकिंस। तो दोस्तों आपको बताना है कि होम्योपैथी चिकित्सा है इसके आविष्कारकर्ता कौन है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बी है वो सही होगा, हेनीमैन है वो होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक है। तो यानी इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों हम बात करें लुइस पास्चर तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी और मैक्यूलन इन्होंने विटामिन ए व विटामिन बी की खोज की थी और हॉपकिंस ने दोस्तों विटामिन डी की खोज की थी। तो होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारकर्ता कौन है दोस्तों, ये है हेनीमैन, यानी इसके लिए ऑप्शन बी है अपना वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोपेन,
ऑप्शन बी है एथीन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी एथेन है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? अगर किसी रचना में, किसी संरचना में दो परमाणुओं के मध्य न कोई द्विबंध हो न ही कोई त्रिबंध हो तो वह संरचना होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एथीन है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और जो इसका सूत्र होता है दोस्तों वो होता है C2H6। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो दोस्तों इसकी संरचना है वो इस प्रकार होती है। तो दोस्तों आप इसमें देख लीजिए कहीं भी आपको इसमें डबल बंध या त्रिबंध है वो देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये प्रत्येक हाइड्रोजन है वो सिंगल बंध के द्वारा इससे बंधा हुआ है। तो यानी यहाँ पे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो हो जाएगा एथेन है। तो क्वेश्चन 9 के लिए अपना सी आंसर है वो एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा एक परागकोश का भाग है वो नहीं है? ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी है अंडक, ऑप्शन सी है पुंकेसर, ऑप्शन डी है परागकोश। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही होगा। अंडक है दोस्तों वो है एक परागकोश का भाग नहीं है, क्योंकि दोस्तों अंडक है वो मादा जनन अंग का भाग है। तो इसलिए दोस्तों ये परागकोश का भाग नहीं है। इसमें अपना आंसर बी है वो सही हो जाएगा, यानी 10 के लिए बी आंसर है वो सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट करने को बोला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है निम्न में से प्रोटोजोआ का उदाहरण है वो कौन सा है जो प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही होगा। यूलोथ्रिक्स है दोस्तों ये है वो प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये है एक शैवाल का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है कि यूलोथ्रिक्स है दोस्तों ये प्रोटोजोआ नहीं है, एक शैवाल का उदाहरण है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, काफी कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों आज आपको ये बताना है कि ये कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो किस सन में की थी, आपको वो सन बतानी है। ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 1665, ऑप्शन सी है 1701, ऑप्शन डी है 1688। तो वो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज है वो कब की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी दोस्तों इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।